हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं। चूंकि गोदी मीडिया तो आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि रोकना चाहता है। इस वक्त देश से कई बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि आज 11 मई को पूरा देश 1857 की जो पहली देशव्यापी जंग आजादी थी उसकी सालगिरह मनाई जा रही है, 166वीं। और ये क्या कुछ था, इसकी कितनी अहमियत थी, इस पर हम बात करेंगे। और हम उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान निछावर की। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे मोदी जी की सरकार में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री हैं कानून के, उनका नाम है सत्यपाल सिंह बघेल। उन्होंने एक बयान दिया है, बहुत ही दिलचस्प बयान है। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान नेशनलिज्म का मास्क पहनते हैं, यानी दिखावा करते हैं, और बहुत ही कम लोग नेशनलिस्ट होते हैं, और वो भी जो दिखावा करते हैं वो गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो दिखावा करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि नेशनलिज्म आरएसएस के लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी थी। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम सरकार की कोशिशों के बावजूद जो महिला पहलवान हैं जो यौन शोषण की शिकायत के साथ वहां बैठी हैं और एक बीजेपी के एमपी की गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, उनको सपोर्ट मुसलसल बढ़ती जा रही है। किसानों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, हर तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रही है, और अब सरकार उनको वहां से नहीं उठा पा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक कोई देशव्यापी आंदोलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे कि वो किसान आंदोलन हुआ था। सरकार को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी और दोनों जो कानून थे किसानों से मुताल्लिक वो वापस लेने पड़े थे। वहां क्या कुछ है, और इसके अलावा हम बात करेंगे देश विश्व गुरु बन रहा है। बहुत सी चीजों में बहुत ही अजीब किस्म के डेटा आ रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि ये जो प्रेस फ्रीडम का डेटा आया है 180 में से 161वें नंबर पर हम पहुंच गए। कई ऐसे मुल्कों के बारे में यानी उन मुल्कों से भी हम नीचे पहुंच गए जिनको हम बहुत ही हकारत की नजर से देखते थे मीडिया फ्रीडम ना होने की वजह से। उस पर हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ और चीजें भी हैं, कुछ अहम चीजें हैं, आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आखिर में आपको एक जंतर मंतर पर निशांत नाट्य मंच की तरफ से एक गीत जो लिखा गया है आनंद क्रांति वर्धन साहब के जरिए, उसमें वो हम आपको सुनाएंगे। उसमें नीलिमा शर्मा जी सेक्रेटरी हैं और शमसुल इस्लाम साहब खुद उसके सरपरस्त हैं, हेड हैं, और वो अपने साथ नए नस्ल के बच्चों को, नौजवानों को उसमें जोड़ते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब वो गीत गाया जा रहा था तो विनेश फोगट जो पहलवान वहां पर हैं वो भी उसमें शरीक हुई। आखिर में वो गीत जरूर देखिएगा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये सत्यपाल सिंह बघेल का जो बयान आया है, आपने आरएसएस को बहुत अच्छी तरह से न सिर्फ पढ़ाया है, दूसरों को खुद भी पढ़ा है, स्टडी भी की है, और बहुत ही डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास आरएसएस की असल, जिसे कच्चा चिट्ठा कहा जा सकता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या ये उसी नजरिए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कुछ खबर है, आप बताइए क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, ये जो बयान हमारे मोदी जी की सरकार में सत्यपाल सिंह बघेल जी कानून और न्याय के मंत्री हैं। कानून और न्याय के मंत्री हैं, और कानून और न्याय के मंत्री रहते हुए इन्होंने कहा है, ये आगरा से चुनाव जीते हैं जो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
हालांकि इन्होंने, ये बघेल हैं, इन्होंने जो एससी का सर्टिफिकेट लिया उस पर बहुत सवाल उठते रहे हैं, बहुत सवाल उठते रहे हैं, और ये 4 बार समाजवादी पार्टी से एमपी रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, ये पुलिस में थे। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने जो मुलायम सिंह ब्रिगेड जो नौजवानों का संगठन बनाया था, उसके ही अध्यक्ष थे। लेकिन मुझे लगता है इनको बीजेपी में इसलिए आना पड़ा है क्योंकि इनके जो सर्टिफिकेट है एससी वगैरह का, शायद वो गंभीर खतरे में था, ये सब था, तो आप ये आकर आपने वो सुरक्षा कवच पहन लिया है, तो ये वो मामला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बात यह, मैं जरा बता दूं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि इस देश में जो मुसलमान हैं उनमें जो अपने आप को संयम रखने वाले या टॉलरेंट, यानी टॉलरेंट के बहुत मायने होते हैं कि जो किसी के साथ मिलके रह सकते हैं, जो सब्र करके रह सकते हैं, यानी जो हमलावर नहीं होते हैं, ऐसे लोग गिने जा सकते हैं उंगलियों पर। और उन्होंने कहा कि ये उंगलियों पर गिन सकते हैं टॉलरेंट मुस्लिम्स को, उनकी तादाद हजारों में भी नहीं है। और ये जो है भी, ये जो है भी जिनकी तादाद हजारों में, वो भी इसलिए है, ये उनकी एक टैक्टिक है, ये उनका एक तरीका है, और वो ये है गवर्नर बनना, वाइस प्रेसिडेंट बनना, वाइस चांसलर बनने के लिए वो ये सब करते हैं। उसके बाद उन्होंने और बहुत बहुत घटिया बात कही है। हम इसके विश्लेषण से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक फैसला दिया है कि जो भी इस तरह की घृणा वाली बात करेगा उस पर एफआईआर करो, उस पर एफआईआर करो, बाकी सब चीज बाद में देखी जाएगी। लेकिन आप देखिए कोई एफआईआर नहीं है, ना दिल्ली भारत के होम मिनिस्टर की तरफ से या किसी से कि एफआईआर करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी के पास भी ये खबर गई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा है कि ये तो फॉरेन फिट केस है जो हमने जो फैसला दिया है, हमने जो आदेश दिया है उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरीज को, सारे पुलिस चीफ्स को, कि जो भी होता है उस पर आप केस चलाइए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप बलात्कारी हो, आप गुंडे हो, आप लोगों को जलाकर मारते हो, आप किसी का घर गिराते हो, आप जिंदा जलाकर मार देते हो, अगर आप आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो आप पर कोई जुर्म नहीं बनता है, कोई जुर्म नहीं बनेगा। लेकिन बाकी जो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है, या उनको लगता है उनसे खतरा है या उनसे खुंदक है, तो वो तो अगर एक व्हाट्सएप मैसेज भी कोई महिला कर देगी या कोई शिकायत हो जाएगी तो वो किस किस में चला जाएगा, कौन कौन से उसके अंदर कानूनों के अंदर चला जाएगा, तो इस बात को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो साहब हैं, इनकी जो, जिस पर इस देश को शर्मिंदा होना चाहिए। मैं भाई साहब, काजमी साहब, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये देश मॉरली तो बहुत पहले मार दिया गया, जब गांधी जी की हत्या की गई थी, जब उसके बाद गौरी लंकेश की हत्या हुई, पंसारे जी की हत्या हुई, नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, एमएम कालबूर जी की हत्या हुई। लेकिन अब ये इस देश को, ये जो देश है, इसको फिजिकली भी खत्म करने के लिए आरएसएस के लोग लगे हुए। आरएसएस के लोग जो है, ये देश जो है, बाहर से किसी दुश्मन को आने की जरूरत नहीं, यही अंदर इतना दंगा झगड़े करा देंगे। ये बच्चियों के साथ जो करेंगे, वो औरतों के साथ जो करेंगे, गरीबों के साथ जो करेंगे, जिस तरह से महंगाई ये लेकर आएंगे, तो उसमें मॉरली तो हम कब के मर चुके हैं, लेकिन फिजिकली भी ये ज्यादा दिन अपने देश को चलने नहीं देंगे। लेकिन हम जिंदा हैं, हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के सुनने वाले जिंदा हैं, तो ये काम इतना उनके लिए आसान नहीं होगा। पर इसी बंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 मई को जो हुआ है, जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दलित हैं, ये सज्जन जो हैं, जो हमारे मंत्री हैं, बघेल जी, वहां पर एक बस्ती है, दलितों की बस्ती है, जाटा बस्ती है, उसको सोहाला बस्ती कहते हैं। सदर बाजार थाना जो है, ये कैंट के पास, जो लोग आगरा से वाकिफ हैं, उस थाने के अंदर ये है। वहां पर एक जाटाओ परिवार के अंदर, सासू जी का नाम गीता जाटव है, उनकी बेटी अंजना की शादी थी, और अजय जाटव घोड़े पर चढ़कर आ रहे थे अपनी बारात लेकर।
और उनके साथ 40-50 लोग थे, और इन लोगों ने एक जगह भी बुक कराई हुई थी, उसका नाम था राधा किशन मैरिज हॉल। तो 20-25 ठाकुर, अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से, हालांकि एफआईआर में तो उसको लिखा नहीं गया शायद, ठाकुरों ने इनकी पिटाई की, और जो कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे गांव में चमार दूल्हे घोड़ा नहीं चढ़ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मारा, बारातियों को मारा, जो होने वाला दामाद था दुल्हा अजय जाटव की पिटाई की, वहां बिजली काट दी जहां फेरे होने थे। फेरे जो है हिंदू धर्म के हिसाब से होने थे, ठीक है, उसको कर दिया। सब इतनी पिटाई की कि लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हैं। ये लोग थाने गए रिपोर्ट कराने के लिए। ये जो मुसलमानों को खतरा मान रहा है कि कोई मुसलमान जो है उसमें टॉलरेंस नहीं है, उसमें बर्दाश्त का मादा नहीं होता, बस हमलावर रहता है। वहां पर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ठाकुर एक दलित की, उसकी पूरे बारात की पिटाई करते हैं, उसकी ससुराल वालों की पिटाई करते हैं काजमी साहब, और ये गुहार लगाते रहते हैं, नहीं करते। 8 मई को ये लोग बड़े अफसर को जाके मिलते हैं और कहते हैं कि हम पूरा शहर जाम करेंगे। तो उसके बाद जो एसपी साहब भी है, जो एसएसपी हैं, वो इनको एफआईआर करने का हुक्म देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बघेल है, ये बघेल, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब हो रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्योंकि उसने इस सबको दबाना है, इस सबसे ध्यान बंटवाना है। और आप ये मत समझिए कि ये आगरा के अंदर अकेली घटना होगी। मैं अभी एक दलित एक्टिविस्ट से आगरा बात कर रहा था, जवाहर सिंह सागर जी से। वो कह रहे थे कि इतनी घटनाएं घट रही हैं इस तरह की। और दोस्तों को मैं याद कराना चाहता हूं कि वहां गांधी जी की मूर्ति का उद्घाटन किया था जगजीवन राम जी ने, ये 25-30 साल पहले की बात है। उसको अमरीश, आगरा के जो ऊंची जाति के लोग थे, गंगा जल से धोया था उसके बाद गांधी जी की मूर्ति को। तो यानी ये हिंदुत्ववादी क्या आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोग हैं, या उसके अलावा भी लोग हैं, या जो भी आज सत्ता में है उसको लगता है कि हिंदुत्ववादी होने से आपको, जो हिंदू हैं, अगर वो दलित प्रधानमंत्री, अगर दलित मेंबर पार्लियामेंट भी है, तो वो मुसलमान करता रहेगा, तो उसको ये सारे सवाल, दलितों को कोई समस्या हल करने का, पानी है, नाली साफ है या नहीं, नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, उस सब की जरूरत नहीं रहेगी। और ये बेरोजगार जो दलित नौजवान होंगे वो फिर मुसलमानों पर ठेले जाएंगे। ये आरएसएस का सीधा प्लान है। और ये बाघेल जो है, बाघेल को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए फौरन। बाघेल ने इस देश के 14%, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 20 करोड़ लोगों पर इल्जाम लगाया है। और असल में एक मजेदार बात भी कर दी है इन्होंने कि आरएसएस में जितने मुसलमान हैं वो भी वहां पर इसीलिए आए क्योंकि वो कुछ, इसका मतलब है कोई कायदे का मुसलमान तो आरएसएस में जाएगा नहीं, कोई कायदे का हिंदू भी नहीं जाएगा आरएसएस में, है ना। वो तो हम देख ही रहे हैं कि कितने प्रांत हैं, कितने लीडर हैं इस देश के, उसमें से कुछ ये लफंगो टाइप की जो चीज है, जिनको सिर्फ बकना आता है, वो आरएसएस की लीडरशिप में है, बाकी तो लोग हैं नहीं। तो जो ये मुसलमान है, वो मुझे लग रहा है कि वो भी किनारे किए जा रहे हैं। तो शायद ये बघेल साहब आरएसएस की बात कर रहे थे, क्योंकि जो मुसलमान नाम थे। इसमें मुसलमान गवर्नर एक साहब हैं जो बहुत ज्यादा बीजेपी की चापलूसी कर रहे हैं, कई महीने से, बरसों हो गए, आरिफ मोहम्मद खान साहब, और वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर हमारे वो अंसारी साहब रह चुके हैं। वो क्या उनकी तरफ इशारा है, क्या कुछ है? यानी देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं अपने देखने वालों को कि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में उस स्टेज में हैं वो लोग कि अब मुसलमान नाम का भी नहीं चाहिए। जो नकवी साहब को हटाया गया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, उससे तो ऐसा लगता है आरएसएस के दामाद हैं, वो तो आरएसएस के दामाद हैं, लेकिन उनका मुसलमान नाम अभी जारी है, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। तो अब बीजेपी बिहार का जो बंदा है वो, जो जी बिहार का
शाहनवाज हुसैन, वो भी उन्हीं का दामाद है, वो चीजें हैं। तो खैर मैं ये कह रहा हूं कि अब चुन चुन करके अगर कोई मुसलमान उनकी पार्टी के साथ भी रहा है या है, उसको भी वो मुखौटे के साथ नेशनलिस्ट कह रहे हैं और उन पर भी कोई भरोसा नहीं है। अब वो जो लोग बीजेपी के साथ, क्यों हो रहा है इसको समझना जरा सा जरूरी है भाई साहब। जी हाँ, उस पर उसे बताइए। ये गोलवालकर, जिसको गुरु ऑफ हेट, नफरत का गुरु कहते हैं, उसने 16वां चैप्टर लिखा आंतरिक खतरे, उसमें मुसलमान नंबर 1 है। वो 20-22 पेज का चैप्टर है। मैं उसमें उसका एक सब हेडिंग पढ़कर सुना रहा हूं, महान राष्ट्रीय मुसलमान। महान राष्ट्रीय मुसलमान, कम से कम अब हम जागे, चारों ओर देखें और बड़े बड़े प्रमुख मुसलमानों को भी शब्द तथा कृतियों को सही तात्पर्य को समझें। उनके अपने ही वक्तव्यों में आज तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानों के महानतम व्यक्तियों को भी उनके सच्चे नगन रूप में प्रकट कर दिया है। यानी ये जितने भी रहे हैं भारत के अंदर, सरकार के अंदर, और बड़े मुसलमान लीडर, ये सबको उन्होंने कह दिया है। आज भी मुसलमान, चाहे वो सरकारी उच्च पदों पर हो अथवा उसके बाहर हो, घोर अराष्ट्रीय सम्मेलनों में खुलेआम भाग लेते हैं। उनके भाषणों में भी खुली आवाज और विद्रोह की झंकार रहती है। समझ गया? अच्छा, मुझे लेकिन एक बड़ा एक मजेदार सा मुझे एक कोइंसिडेंस भी लग रहा है। वो ये है कि 5 मुसलमान इंटेलेक्चुअल जो कांग्रेस के राज में उन्होंने खूब हलवा पूरी खाई है, खूब हलवा पूरी खाई है। वो आरएसएस को, मोहन भगवत जी को भाई साहब कहते हैं। असल में ये शायद ये आरएसएस वाले कहीं उनको तो सूचना नहीं दिलवा रहा है कि तुम मोदी से मिलके, उसको मिलके तुम कुछ वाइस चांसलर, गवर्नरशिप लेने जा रहे हो। तो ये उसका भी वार्निंग हो मोदी को कि जनाब आप ऐसा, आप जरा होशियार रहें, आप होशियार रहें, मुसलमानों को कुछ ना दे दें। हाँ, मुसलमानों को ये क्योंकि वो 5 लगे हुए हैं, 5 लगातार लगे हुए हैं। वो उनमें से एक भी इधर उधर नहीं हुआ। वो लगे हुए में वो एक जुमला उनका जो था लेटर में, जो उन्होंने कहा था कि इसमें किसी को शक नहीं है कि आरएसएस नेशन बिल्डिंग का काम कर रही है। ये 5 मुसलमान लिख रहे थे, हमेशा से कर रही है। और हमने उस पर चर्चा भी की थी। नेशन बिल्डिंग उन्होंने महात्मा गांधी को मारकर की थी। उन्होंने नेशनल बिल्डिंग ये चारों इंटेलेक्चुअल्स को मारकर की थी। वो नेशनल बिल्डिंग गुड़गांव के अंदर जुमे की नमाज नहीं होने देते आरएसएस के लोग, हिंदू बजरंग दल के लोग। वो है मुसलमानों को ये कह के उसके पास कोई गैया नहीं होती है, महज तो छोड़ दीजिए, उसको जलाकर मार देते हैं। वो तो नेशन बिल्डिंग कर ही रहे हैं। वो इस देश को, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जिस संविधान की वजह से ये 5 जो इंटेलेक्चुअल हैं, ये कहां कहां पहुंच गए थे, जिस संविधान की वजह से, वो संविधान को ये खत्म करके मनुस्मृति लागू लगाना चाहते हैं। अब दूसरे बात पर आ जाएं हम, कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बल्कि बहुत सारी चीजों में तो बन चुके हैं। जिस रिपोर्ट से मैं शुरू करने हूं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर अखबार है अंग्रेजी का, उसने एक हेडिंग लगाई है कि भारत के जो माफिया है वो सारी दुनिया में पहुंचे हुए, सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचे। आज सारी दुनिया में जो भारत के माफियाओं का कब्जा हो गया है, वहां चरस का धंधा, तस्करी, ह्यूमन तस्करी, पैसे का धंधा। और उसमें आप ये देखेंगे कि जो ये बाघेल साहब सारा मुसलमान रहित कर दे रहे हैं, मुसलमान उसमें से 1-2 हैं, समझ गए? बाकी सारे के सारे जो हैं वो विश्व गुरु उन्होंने बना दिया है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत एक शर्मनाक रिपोर्ट आई है, जिसके लिए मैं कहता हूं कि शर्मिंदा तो ये होंगे नहीं, क्योंकि इनको तो बलात्कार भी हो जाए तो शर्म नहीं आती इनको। इंडिया जो है अब दुनिया की उन 10 कंट्रीज के टॉप में है, जहां पर सारी दुनिया में बच्चे की पैदाइश में जो बच्चे मर जाते हैं, स्टिल बॉर्न मतलब किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और वो जिंदा नहीं बच पाते, और वो पैदा होते ही मर जाते हैं। सारी दुनिया के 60%, अगर 100 है सारी दुनिया में, तो 60 हमारे यहाँ हो रहे हैं। काजमी साहब विश्व गुरु बन गए हैं जनाब, हम विश्व गुरु बन गए हैं। उसके बाद ऑल इंडिया सर्वे और हायर एजुकेशन आया है,
और उसमें खैर ये विश्व गुरु बनना तो ये आरएसएस वालों को पसंद आएगा, लेकिन विश्व गुरु हम किस तौर पर बने हैं कि 2019-2020 के बाद 2019-2020 के बाद सारे इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो मुसलमान भर्ती हुए थे और भर्ती होना रुक गया है और भर्ती होकर भी छोड़कर चले गए हैं, वो 8% है वो तादाद। वो कुल 2019-20 के बाद 1,89,147 हायर एजुकेशन में जो मुस्लिम लड़के लड़कियों ने भर्ती की थी वो छोड़कर चले गए, या उनका अब इस बार उन्होंने एनरोलमेंट भी नहीं करा है। और ये यूपी के अंदर 36% मुसलमान हायर एजुकेशन में जो उनका एनरोलमेंट होता था वो कम हो गया है। जम्मू कश्मीर में 26% हो गया है, समझ लीजिए 26%। महाराष्ट्र के अंदर 8.5%, गुजरात में 6.1%, तमिलनाडु में 8.1%, बिहार के अंदर 5.7%, दिल्ली के अंदर 20%। दिल्ली के अंदर मुसलमानों का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें 20% कम हो गया है। ये भी विश्व हम बनने जा रहे हैं। ये हालत दलितों की भी हुई है, लेकिन दलितों कभी इतनी गिरावट नहीं आई है जितना मुसलमानों की आई है। और उसके बाद जनाब एक और बहुत शर्मनाक जो बात हुई है, लेकिन वो शर्मनाक तो हार डालेंगे मोदी जी और उनके मंत्री और उनका जो ये जो क्या मंत्री है इसका रेडियो टीवी का, रेडियो भी तो बदल गया है, वो अनुराग ठाकुर। हमारी सारी दुनिया में जो एक इंडिपेंडेंट दुनिया का सबसे ऑथेंटिक और सबसे बड़ा जो जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है वो है जर्नलिस्ट सैन फ्रंटियर्स। यानी वो जर्नलिस्ट जो किसी देश और उसकी बॉर्डर्स की परवाह नहीं करते, वो हर जगह जाकर दुनिया के हर देश में जो पत्रकारों के साथ हो रहा था, जर्नलिस्ट के साथ हो रहा होता है, वो जाते हैं। भारत जो है 180 देशों में से 161 नंबर पर आ गया है गिरावट में। जी। जितने पत्रकार यहाँ जेल हैं, जितने पत्रकार यहाँ मारे गए हैं, जितने पत्रकारों पर डिफेमेशन के केस हैं, वो हम चीन से भी चीन के बराबर है। हम पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति के अंदर है, सऊदी अरब बेहतर स्थिति के अंदर। और एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी प्रेस कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी अभी वो कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा उनकी बातचीत से महसूस होता है। अच्छा, वो तो कर ही रहे हैं। यानी पुलिस इसके लिए ब्रिजभूषण के लिए कोई पुलिस नहीं है बाकी। और जो मैंने कहा कि आप आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो अब बलात्कारी हो, आप डकैत हो, आप चोर हो, आप नकली दवाइयां बनाते हो, कुछ भी करें आपके खिलाफ। अच्छा, वक्त जरा कम रह गया। ये जंतर मंतर पर जो पहलवानों के सिलसिले में आप मेरे ख्याल से कम 2 बार वहां जा चुके हैं या उससे ज्यादा बार। पहले दिन चले गए थे, जिस दिन आए थे उसी दिन रात को साथी आनंद क्रांतिवर्धन ने गीत लिख दिया था जो आज पूरे देश में गाया जा रहा है, पूरे देश में गाया जा रहा है। और उसमें वो पहलवान बच्चियां भी आकर साथ गाती हैं। अब आप दूसरी बार भी गए, तो पहली बार में और इस बार में जो मोमेंटम है उसमें आपने कितना फर्क महसूस किया? क्या लगता है अब आपको? बहुत जबरदस्त है। हालांकि पूरी गुंडागर्दी की जा रही है। आप अपने वाहन से आना चाहते हैं तो आपको 1 किलोमीटर दूर कहीं गाड़ी खड़ी करने को कहेंगे, है ना, वो आपको आने नहीं देते हैं। और उसके बाद यह है कि ये हमारे पहलवानों ने, इन बहादुर बच्चियों ने और नौजवानों ने ये अच्छा काम किया है कि वहां की व्यवस्था का काम अपने हाथ में नहीं रखा है, वो पुलिस वालों को ही दिया हुआ है, तुम करो, क्योंकि उनकी सारी शरारत पकड़ी जाएगी। हमारे सामने देखिए क्या शरारत होती है जब हम कल वहां पहुंचते हैं। एक लड़की, पूरी रेलिंग बांधी गई है, जबरदस्त पुलिस वाले खड़े हैं, उसमें फांद कर आती है और वो एक अजीब सी बात करने लगती है। और पहलवान बच्चियां भी कह रही हैं दूसरे लोग कि आप तो हमारा कोई मामला नहीं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तुम मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं भी तो लड़की हूँ। अब वो लोग कह रहे हैं कि वही तुमको हमारे बारे में कुछ कहना है, हमारे साथ जो हुआ है। वो ये कह रहे हैं इस तरह के रोज आरएसएस बीजेपी के लोग इस तरह के 20 ड्रामे कर रहे हैं, वहां पर 20 हरकतें करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये सारा दलाल मीडिया था वो उस लड़की को लेके लग गया, उसका इंटरव्यू
कि आपको कैसे इन्होंने निकाल दिया, क्यों आपकी बात नहीं सुनी, क्या नहीं किया। वहां भी देखिए एक चिट लेते, आप एक चिट देते हैं आपको जब आप वहां पहुंचते हैं, आपका जब नंबर आता है तब आप बोल सकते हो, उससे पहले कोई नहीं बोल सकता है ना। ये वहां का है। हमारा भी जब नंबर आया, हालांकि हम जब गए थे तो जबरदस्त ताली बजी, सब पहचान गए, और उसके बाद गाना हम लोग बाद में गाएंगे जो वो लिखा गया, और आप भी उसको मेरे प्यारे दोस्तों गाइएगा। वो हम वीडियो वहां की चलाएंगे, दिखाएंगे लोगों को कि आपने वहां किस तरह से गाना गाया और वो कितना इफेक्टिव है। और बहुत जरूरी बात जो आज हमने करनी है कि वो है 166वीं कमेमोरेशन 1857 की आजादी की लड़ाई क्या। और मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी देश को गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि 1857 में जो कुछ हुआ था। और ये भी आपको बता दूं, 1857 का मतलब 1857 नहीं है, ये 1859 तक तो बड़े पैमाने पर सारे देश में चली, और 1861 तक तराई में, नेपाल और उसके आसपास के इलाके में लगातार चलती रही। लेकिन इसको आज देश में जो कुछ हो रहा है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आज, क्योंकि ये देश किसका है ये सवाल उठाया जा रहा है जी। और ये है कि हिंदू तो हमेशा से कौम थे, और हिंदुओं को तो मुसलमान नाम के राजाओं ने इतना किया, ये है 2 करोड़ आदमी साल में मार देते थे, और ये था, ये बात हमको कोई नहीं बताता, ना हमको पढ़ाया जाता है कि मान लो 1100 साल मुसलमानों ने राज किया, इस्लामी राज हुआ। 1872-73 को जो जनगणना होती है उसमें मुसलमानों की संख्या 20% के करीब है, हिंदू और सिख जो हैं वो 80% के करीब हैं। सारी दुनिया के इतिहास में एक ही देश जिसमें एक खास मजहब के मानने वालों ने 1100 साल राज किया, और वो देश उस धर्म के मानने वालों को नहीं हुआ। उसके बावजूद आज के मुसलमानों ने उन मुसलमान राजाओं, उनका बदला हमसे चुकाना है। और वो राज जो था सारा के सारा राजपूतों के कंधों पर टिका था, वो सारा ब्राह्मणों के कंधों पर टिका था, वो कायस्थों के कंधों पर टिका था। जो ये मुसलमान नाम के राजा थे, इन्होंने भारतीय मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उनसे नफरत करते थे। औरंगजेब के दरबार के अंदर एक मुफ्ती था, उसने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान, यहाँ के लोग जो मुसलमान हो रहे हैं उनको कलमे के अलावा कुछ मत पढ़ाइएगा, नहीं तो इस्लाम को खराब कर देंगे। उसी का नतीजा है कि जब मुगल राज खत्म होता है तो मुसलमान क्या है, यहाँ पर बुनकर हैं, लोहार हैं, हाँ जी, झाड़ू लगाने वाले हैं, रंगरेज हैं, नाई हैं, दर्जी हैं। और सारी संपत्ति, जब ये मुगल राज खत्म होता है और जब 15 अगस्त 1947 को सारी संपत्ति किनके हाथों में है? 60% संपत्ति जो है ऊंची जाति के हिंदुओं के हाथों में। तो ये सवाल है, लेकिन हम ये समझ लें कि क्या हुआ था। 10 तारीख को सिपाहियों ने वहां बगावत की। इससे पहले भी सैकड़ों बगावतें हुई हैं अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ये पहली एक बगावत थी कि जिसमें वो वहीं कैंट पर ही कब्जा करके और वहीं नहीं लड़े, वो दिल्ली की तरफ चल दिए। और ये जो सेना थी इनकलाबी सेना, काजमी साहब, इसमें 70 से 80% हिंदू थे हथियार रखे हुए, और 20 से 30% मुसलमान थे। ये पैदल चलते हैं, 10 तारीख को संडे का दिन है, ये चलते हैं आसपास के गांव से, गुजरों के गांव है, त्यागियों के गांव है, दोनों हिंदू मुसलमान, गुजर हिंदू। मेरठ से चलते हैं दिल्ली के लिए, मेरठ से दिल्ली चल दिए। तो राजपूत हैं, चरवाहे हैं जी, बनिए हैं, यानी राजपूत हिंदू मुसलमान है, त्यागी हिंदू मुसलमान है, राजपूत चौहान हिंदू मुसलमान है जी। ये सारे चलते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। 80% के करीब जो है हिंदू हैं, उसके अंदर हथियारधारी, और 20%, क्योंकि उससे ज्यादा उनका अनुपात हो नहीं सकता था। हालांकि अंग्रेजों की सेना में मुसलमानों की संख्या जो उनकी आबादी थी उससे ज्यादा था, और सिखों का भी। इनकी वहां कोई नहीं सुनता। अंग्रेजों के कब्जे में लाल किला है, ये लोग दीवाने आम जाते हैं, कोई नहीं सुनता, दीवाने खास जाते हैं, कोई नहीं सुनता। ये जनान खाने में घुस जाते हैं जो बहादुर शाह जफर बैठे हैं, और बहादुर शाह जफर तैयार नहीं होते और कहते हैं इनको सबको बाहर निकालो, अपने अफसरों को, और इनको, और उनके दरबार के अंदर कई दलाल भी हैं, उनकी पत्नी खुद दलाल है, अंग्रेजों की पेड एजेंट है वो, बाकायदा उसको पैसा मिलता है
ये सब होता है। और उसके बाद मौलवी मिर्जा इलाही बख्श, हकीम एहसानुल्लाह, ये दरबारी हैं। एक तो उनका समधी है, इनमें से हकीम एहसानुल्लाह उनका समधी है, और एक मुंशी जीवन लाल है जो अंग्रेजों का हेड क्लर्क है, वो भी शहर के अंदर है। और रजब अली को ये लेकर आते हैं पंजाब से, मौलाना है एक ये। तो बहादुर शाह तैयार नहीं होते, यहाँ पे इनकलाबी सेना उनके साथ बदतमीजी भी करती है। देखिए जरा सा समझ लीजिए जनाब, बदतमीजी कर रही है। 80% हथियारधारी हिंदू हैं। अगर वो कम्युनल होते और कम्युनल नाम हिंदू मुसलमान का कोई मसला होता तो कहते हैं अंग्रेजों ने तो इसको हटाया, हम इसको लात मारते हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू राजा घोषित करते हैं, हम तात्या टोपे को राजा घोषित कर सकते हैं, हम नाना जी को राजा घोषित कर सकते हैं, हम राव तुलाराम जी जो वहां मौजूद थे उनको, हम हमारे हरियाणा से थे, उनका भी हम बात करेंगे, उनको घोषित कर सकते थे। क्या ये सवाल उठा वहां पर? यानी ये कम्युनलिज्म के तौर पे कि तो हजारों साल से हिंदू मुसलमान लड़ते रहे हैं और ये सब है, ये इतना बड़ा झूठ है। अच्छा, उसके बाद सुनिए, ये जो घोषणा पत्र, जो शाही घोषणा पत्र, जो ऐलान जो होता है, उसमें ये 11 मई 1857 को जी ये एक 11 तारीख को वो ऐलान कर देते हैं कि देश आजाद हो गया, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी हासिल कर ली, अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली और हमारे शहंशाह है। अब ये हिंदुस्तान के शहंशाह कौन है? बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर तैयार हो जाते हैं, बहादुर शाह जफर तैयार हो जाते हैं, और 9 टोपी कमेटी बनाई जाती है सेना की। उसमें कौन नाम है जरा सुन लीजिए। कमांडर इन चीफ है बख्श खान। ये बख्श खान अंग्रेजों के तोप खाने के बहुत बड़े अफसर थे। श्याम सिंह दूगा, सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह और एक 2 आबी ब्राह्मण, उनका नाम नहीं, उनका नाम वो जो जासूस थे उनसे भी पता नहीं चल सका है ये उसको चलने के लिए। उसके बाद बहादुर शाह जफर की तरफ से ऐलान नामे दिए जाते हैं, आजमगढ़ से, बरेली का, शाहजहांपुर, इन सब जगहों से काजमी साहब। और उसमें क्या लिखा है जरा सुनिए। यह सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर विधर्मी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है जी। और ये किनको कहा गया था? ये इश्तेहार जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और इंटेलेक्चुअल्स को मुखातिब था। पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूं, मैं भी ये जानता हूं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, मिडिल क्लास होती है, अपर मिडिल क्लास होती है ना। लेकिन ये देखिए ये कितने बड़े इनको अपने देश के नब्ज की जो पकड़ थी, किस किस का नाम ले रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आप सबका राज है। और उसके बाद एक बहुत बहुत क्रांतिकारी वायदा कर रहे हैं कि जब भी कोई इनकलाब होता है तो ज्यादती होती है, तो इनकलाबी सेना की तरफ से कोई ज्यादती होगी तो जब हमारा अपना राज हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर पूरे तौर पर अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हो जाएंगे, तो उनकी भरपाई की जाएगी। उनको किसी इनकलाबी फौजी ने बदतमीजी की है, उनका घर हासिल किया, उसका कोई सामान जलाया है, कोई किसी के साथ बदतमीजी की है, उसको बदला देंगे, उसका बदला उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट नहीं था, यानी वो तो कर सकते थे ना कि कोई किसी को भी मार देंगे, किसी को रेप कर देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे, आप पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है। और उसके बाद जनाब, मुझे लग रहा है कि टाइम हमें कम है, मैं मुख्य बातें आपके सामने ले रहा हूं। अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान वॉज द मेन स्ट्रेटेजिस्ट अंग्रेजों को भगाने का। फ्रेंच आती थी, अंग्रेजी आती थी, अरबी आती थी, उर्दू आती थी, हिंदी आती थी। 11 तारीख को इन्होंने एक तराना रच दिया, आजादी का तराना, और ये 13 तारीख को प्यामे आजादी दिल्ली से छप गया। इसको जरूर सुनना है भाई साहब, इसको जरूर सुनना है। 11 मई को लिखा गया है, 13 तारीख को छप गया है जी। ना ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, यहां तक कि जो सेकुलर यूनिवर्सिटीज है उसमें भी नहीं पढ़ाया जाता है, जो जहां पर ये कहा जाता है कि वो तो डेमोक्रेटिक लोग चला रहे हैं। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, ये उर्दू में है,
मैं जहां पर ज्यादा मुश्किल उर्दू का लफ्ज होगा मैं वहां हिंदी का ले आऊंगा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, इसकी स्पिरिचुअलिटी से, इसके अध्यात्म से। कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। कितना एंशियंट है हमारा देश, कितना इनोवेटिव है, कितना नदीम है, कितना नईम है, सॉरी। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। उसकी खाने यानी खदाने उगल रही सोना हीरा पारा, उसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। और सुनिए आखिरी दो लाइनें, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा भाई, हमारा भाई प्यारा प्यारा, यह आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। 11 मई 1857 को लिख दिया गया भाईजान, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे दुश्मन भी जो सुन रहे हैं। नई तोप निकाली जाती, नई तोप आ रही है, नई तोप आ रही है काजमी साहब। उसमें क्या किया जाएगा? पंडित आरती करेंगे लाल किले के अंदर, और उसके बाद मुसलमान कुरान पढ़ेंगे। हाँ? और ये भी था कि तोप को आजमाने के लिए उसके मुंह पर एक बकरा बांध देंगे और उसको तोप चला देंगे, तो उसे हो कि ये काम कर रही है तोप जी। उसके बाद भाई साहब मैं कुछ कुर्बानियों की ऐसी मिसालें बताता हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा होता तो आज ये हिंदुत्व क्रिमिनल राज नहीं कर रहे होते, और कांग्रेस में भी हिंदुत्व को जगह नहीं मिलती। हरियाणा में एक जगह है हांसी, हांसी में एक हिंदू और मुसलमान दोस्त थे, बड़े जमींदार थे, हुकुमचंद जैन और जनाब मुनीर बेग साहब। ये मैथ्स जानते थे, मैथ्स के स्पीड से हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी सब के थे। और इनको बहादुर शाह जफर की जो 9 टोपी कमेटी थी उसने राव तुलाराम के साथ इनको कहा था कि आप यहां से अंग्रेज सेना को भगाइए। ये गद्दारों की वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं। पटियाला के राजा, सिंध का राजा, नाभा का राजा, ये हमारा पटौदी के राजा की सेना, पटौदी के राजा की सेना आती है और इनको घेर कर इनको शहीद कर दिया जाता है। शहीद करने के बाद क्या होता है जरा वो सुनिए। नेमी चंद्र जैन जी को दफनाया जाता है जी, और मुनीर बेग साहब की चिता अग्नि दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि तो कोई क्या पागलपन किया? ये पागलपन नहीं था अंग्रेजों का, वो हिंदू मुसलमान की एकता से, हिंदू जैन की एकता से इतने खौफनाक थे कि उन्होंने दोनों के मजहबों को जलील करने के लिए, देखिए अगर मुनीर बेग साहब कब्र में नहीं जाएंगे तो उनका हिसाब किताब नहीं होगा इस्लामी हिसाब से, तो वो जन्नत में जो जाना है वो नहीं जा पाएंगे। फकीर चंद जैन जो अगर उनको हिंदू धर्म के हिसाब से जो अंत्येष्टि होती है वो नहीं होगी, उनके पिंड और वो सब जो होते हैं, जो कराए जाते हैं, जो श्लोक पढ़े जाते हैं, वो नहीं होगा। और मिलिट्री कमांडर, अंग्रेज मिलिट्री कमांडर ने कहा कि बहुत हिंदू मुसलमान एक की करने की बात करता है, नाउ यू गेट योर सेल्वेशन, अब तुम अपनी मुक्ति हासिल करो। ये कहा भाई साहब अयोध्या के अंदर। आज अयोध्या हिंदू मुसलमानों के बीच में जो सबसे बड़ा बनाया गया है। मौलाना अमीर अली बहुत बड़े विद्वान थे, वो इमाम नहीं थे, इमाम जो नमाज पढ़ाता है वो नहीं होता है, आलिम नहीं होता, ये आलिम थे। हनुमानगढ़ी के पुजारी थे बाबा रामचरण दास। दोनों ने मिलकर सेना की टुकड़ी खड़ी की। दोनों गद्दारों की वजह से, खासतौर पर अमेठी का जो राजा था उसके गद्दारी की वजह से ये जेल में पकड़े गए। दोनों को फांसी दी गई कुबेल टेलिया के अंदर। वो टेला आज भी फैजाबाद जेल में है, अब तो उसका नाम बदल गया है। और उसके बाद ये दो ही नहीं थे, अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल, ये 2 कमांडर थे देवी प्रसाद जी की सेना के, जिन्होंने बिहार और उसके अंदर सारा अंग्रेजों को लोहा लिया था। ये दोनों भी गिरफ्तार किए जाते हैं गद्दारों की वजह से, बहुत लड़ाइयां जीते हैं और उनकी खाल उतार कर लटकाई जाती है अयोध्या के अंदर। ये अयोध्या की ये साझी कुर्बानियां थी जिसकी वजह से अयोध्या अंग्रेजों ने पैदा कराया।
हाँ, राव तुलाराम जी की बात तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने इतनी लड़ाइयां जीती हरियाणा के अंदर, अब्दुल समद खान हिसार के मोहम्मद आजम खान के साथ, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह के साथ, और इनको ये नागा साधुओं को पटाकर अंग्रेजों ने पीछे से हमला कराया। ये जयपुर और हरियाणा के बीच में एक जगह है। तो ये फाइनेंसर थे दिल्ली का जो इनकलाब था। जासूसों के खतूतों ने बताया कि इन्होंने 700 तिरपाल भेजे हैं। 10 दिन पहले जब दिल्ली हारने वाली है और ये तय है कि अंग्रेज जीत जाएंगे, उस वक्त में भी 45,000 रुपए भेजा है इन्होंने, सिपाही भेजे हैं। और जब इनकी सेना नसीबपुर में हार गई तो ये 3 लोग मिलकर, राम पंडित, तारा सिंह और नाथूराम माली, ये नानाजी को मिलने कानपुर चले जाते हैं। वहां से अफगानिस्तान जाते हैं कि अफगानिस्तान का जो दोस्त मोहम्मद या कौन वहां का किंग था उससे कुछ मदद मिल जाए, वो नहीं मिली। और ये 3 साल के बाद एक बीमारी से वहां शहीद होते हैं। वहां पर एक छोटा सा मीनार बनाया गया जिसकी हमने कभी परवाह नहीं की, ना हमने किसी को पढ़ाया। राजस्थान में छोड़ दे रहा हूं, मैं जल्दी से आ जा रहा हूं झांसी की रानी के पास। झांसी की रानी के शहादत का सब हम जानते हैं, लेकिन झांसी की रानी को जिस पुलिस अफसर ने मारा था, गोली मारी थी, वो अंग्रेज हमेशा सेना में ये था कि आप जिसको मार रहे हैं उसका सारा सामान आपका है, और राजा को मार रहे हैं, रानी को मार रहे हैं, उसकी तलवार, उसके जेवरात सब आपके हैं। उसने जो रिपोर्ट भेजी, और रिपोर्ट मौजूद है, कि रानी के ऊपर उनके साये की तरह से रहने वाली, उनके बचपन से जो उनकी खादिमा थी, जिसको इसने कहा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, मंदर उसके ऊपर, उन पर शहीद हुए, गिरी हुई थी। और आखिरी बात, थाना भवन ये हमारे पास में है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देवबंद के पास में है। और वहां पर एक बहुत शर्मनाक किताब इस्लाम के खिलाफ और मुसलमान औरत के खिलाफ और मुसलमान इस्लाम में जिसका सलामती है, जातिवाद के पक्ष में एक भयानक किताब लिखी गई, लेकिन उसका जरा 1857 का मैं बताना चाहता हूं। 14 औरतों ने एक साथ शहादत दी। थाना भवन पूरा का पूरा आजाद करा लिया गया था जी। आज पूरा हिंदुत्व के कब्जे में है थाना भवन। थाना भवन के आसपास बहुत मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। थाना भवन की जिन औरतों ने शहादत दी, मैं जल्दी से उनका नाम बता रहा हूं, उनकी जाति और धर्म भी बता रहा हूं ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए। असगरी बेगम सैयद थी, पति भी मारे गए, शहीद हुए, इनके दोनों बेटे भी शहीद हुए। आशा देवी गुजर बख्तावरी, इनका नहीं पता कर पाया मैं। भगवती, अभी तक भगवती देवी त्यागी, हबीबा गुजर, इंदर कौर जाट, जमीला पठान, माम कौर शेफर्ड चरवाहा, रहीमी राजपूत, राजकौर राजपूत, शोभा देवी ब्राह्मीण, उम्दा जाट और भगवानी और बीबी, ये 2, इनके भी मैं ज्ञान पता कर पाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं मतलब मेरी तो बहुत उम्र नहीं है, आप जवानी में भी ये सारे किस्से जो मैंने जमा करके रखे हैं अपने पास अपनी लाइब्रेरी में, वो आप भी बूढ़े हो जाएंगे, इतने किस्से हैं, वो इतने किस्से हैं। ये एक एक चप्पे चप्पे पर हिंदू मुसलमान सिख का खून गिरा पड़ा है। और ये कमीन, ये अंग्रेजों के दलाल, देखिए एक बात और समझ लीजिए, राजाओं ने गद्दारी की, बहुत सारे हिंदू राजाओं ने और मुसलमान राजाओं ने। ये जो हम रानी लक्ष्मीबाई जो हारी हैं, वो सिंधिया, उनको ये था कि अगर हम सिंधिया को नहीं हराएंगे, ग्वालियर में मैं कब्जा नहीं करूंगी। वो झांसी में नहीं मारी गई है, झांसी में तो उनके 2 लीडिंग कमांडर जो मुसलमान थे, वो दोनों मारे गए थे। मैं अगर गौस खान और एक और नाम था उनका, तो वो निकल गई और उन्होंने कहा कि हमने इस पर कब्जा करना है। वहां पर सिंधिया की सेना, रतलाम के राजा की सेना, इंदौर के राजा की सेना, इन लोगों ने जो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, जिसमें तात्या टोपे, शहजादा फिरोज और एक मौलाना थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे बड़ी सेना की थी, उसको मुकाबला किया। लेकिन इनके दलालों ने और भोपाल के राजा की सेना, निजाम के राजा की सेना, उन्होंने पीछे से हमला करके इनको शिकस्त दिलाई। और ये सारी जगह वो हैं जहां आरएसएस बनी, ये सारी जगह वो हैं जहां मुस्लिम लीग के अड्डे बने। इसको हमको समझना चाहिए जी। कभी फिर आपसे और तफसील से बात करेंगे। आपके पास तो खजाना है, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, बहुत ही बारीकी से। आज के ज़माने में तो लोग नहीं जानते बहुत सी चीज़ें, लेकिन जाननी चाहिए। अपने मुल्क की, अपने समाज की जड़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो
सबको जाहिल रख करके और अंधभक्त बना करके जो मुल्क में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो जाहिल रख करके ही की जा सकती है और उसकी तरफ देश आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अब आखिर में आप वो जो निशांत नाट्य मंच ने, जिसमें खुद शमसुल इस्लाम साहब और नीलिमा शर्मा जी वो सब हैं और उसमें फोकट भी पहुंच गई थी, उसको आप जरूर सुनिए। सम्मान की आज जमीन पर क्यों बैठी है बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी सम्मान की, ये बेटे हिंदुस्तान के, ये बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटे हिंदुस्तान के, ये बेटी हिंदुस्तान की, राज बचाने को तत्पर है इस मिट्टी के मान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की, ये बेटे हिंदुस्तान की, ये बेटे हिंदुस्तान की, ये बेटे हिंदुस्तान की, ये बेटे हिंदुस्तान की। स्वर्ण रजत जब लेकर आते दुनिया में सम्मान मिलाते, स्वर्ण रजत जब लेकर आते दुनिया में सम्मान मिलाते, आसमान में बड़े गर्व से अपने झंडे को फहराते, आसमान में बड़े गर्व से अपने झंडे को फहराते, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की, आज जमीन पर क्यों बैठी है बेटी हिंदुस्तान की, आज जमीन पर क्यों बैठी है बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।